गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुमार रौनक आपका सिविल सेवा मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। हम जो अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू गवर्नर जनरल, उसका आज लेक्चर नंबर 7, 8 और 9 एक साथ कंबाइंड आपको मिलेगा। कारण ये है कि जो ये दो गवर्नर जनरल है, इनका एक का तो कार्यकाल रहा 5 साल, मगर कुछ वैसे खास काम नहीं हुए जो कि बहुत नोटेबल हो, मगर फिर भी हम कुछ छोड़ेंगे नहीं और हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जॉन एडम्स को। ठीक है, जॉन एडम्स का कार्यकाल, ये एक एक्टिंग गवर्नर जनरल थे आपके, ये एक्टिंग गवर्नर जनरल थे। तो इनके बारे में पहले देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो एमहर्स्ट के बारे में देखते हैं। तो जॉन एडम्स के समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, केवल 1 वर्ष का कार्यकाल था इनका 1823, लेकिन यहाँ पे एक प्रेस ऑर्डिनेंस ऑफ 1823 आया था। इसी को हम देखते हैं लाइसेंसिंग रेगुलेशन। लाइसेंसिंग रेगुलेशन जब भी बोलेगा तो आप जॉन एडम्स की तरफ जाएंगे, और सेंसरशिप प्रेस बोलेगा तो आप पिछले लेक्चर में देखोगे वो वेलेस्ली की तरफ आप जाएंगे। जब भी लाइसेंसिंग रेगुलेशन बोलेगा तो आपको जॉन एडम्स की तरफ जाना है। तो ये इनका 1 साल का ही कार्यकाल था, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन का एक इम्पैक्ट होता है, और वो इम्पैक्ट होता है आपके सप्रेशन ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस पे। ठीक है, तो इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन में था क्या? तो अगर आप कोई भी सीडिशियस बात लिख रहे हैं, आप राज्य के, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी क्वीन, अंग्रेजों के खिलाफ अगर कुछ बात लिख रहे हैं, तो आप पे सेडिशन का चार्ज लगता था और आपको 400 रुपए फाइन देने पड़ते थे, और आपका प्रेस भी क्या हो जाता था, क्लोज कर दिया जाता था, शट डाउन कर दिया जाता था। और इसी का इम्पैक्ट पड़ता है, आपने सुना होगा राजा राम मोहन रॉय का नाम, राजा राम मोहन रॉय, और उनका दो आपका अखबार था, एक था मिराट उल अखबार, दूसरा है क्या स्टाइलिश, ये वही है, एक है मिराट उल अखबार और दूसरा था आपका संवाद कौमुदी। तो आपको याद रखना ये दो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट थे। मगर जॉन एडम्स का जो प्रभाव था, जॉन एडम्स का जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन था, उसे याद रखेंगे। ये मिराट उल अखबार जो कि एक पर्शियन अखबार था, उसे क्या कर दिया गया था, उसे शट डाउन कर दिया गया था। ये सवाल कई बार आया है कि राम मोहन रॉय के किस अखबार को शट डाउन कर दिया गया था, तो मिराट उल अखबार, लाइसेंसिंग रेगुलेशन जॉन एडम्स के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति थे जेम्स सिल्क बकिंघम, उनका एक जर्नल था कैलकटा जर्नल, उनका एक पत्रिका चलता था कैलकटा जर्नल। तो आपसे सीधा भी पूछ सकता है कि इसके ऑथर कौन थे या इसके पब्लिशर कौन थे, तो आप याद रखेंगे जेम्स सिल्क बकिंघम। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन का दंश था वो इनको भी झेलना पड़ा, और इनका भी अखबार, इनको क्या कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया इंग्लैंड, क्योंकि ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने कुछ ऐसे बातें लिखी कलकत्ता जर्नल में बकिंघम जी ने, जिनके कारण उनके अखबार को बंद कर दिया गया और उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया गया। ये बात याद रखेंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में 2-3 बातें याद रखेंगे। इनके समय एक बना जनरल कमिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन। कई बार पूछता है, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया चार्टर एक्ट 1813 से 1 लाख रुपए का ग्रांट आने लगा था। एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट डिबेट हो चुका था, इसके बारे में आपको देखना है तो आप पिछले लेक्चर्स में जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन कब बना था, 1823, और किसके समय, तो आपके जॉन एडम्स के समय। ठीक है, जॉन एडम्स के समय, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यही हमारे कुछ बातें थी जो जॉन एडम से जुड़ी थी। मात्र 1 साल का कार्यकाल था एक्टिंग गवर्नर जनरल। तो उसके बाद हमारे गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट साहब, जो कि 23 से लेके 28 तक थे। याद रखेंगे इनके समय हमारा ईस्टर्न फ्रंटियर पे, ईस्टर्न फ्रंटियर अगर आप देखें, अगर ये इंडिया का मैप है तो इस फ्रंटियर पे हम एक लड़ाई लड़ते हैं, वो क्या है, एंग्लो वर्मिज, फर्स्ट एंग्लो वर्मिज वॉर, फर्स्ट एंग्लो वर्मिज वॉर। और ये चलता है 1824 से लेकर 26 तक। और पूछा जाता है कि ये वॉर कैसे अंत हुआ, तो ये हुआ ट्रिटी ऑफ यानडबू से। कैसे हुआ, ट्रिटी ऑफ यानडबू से। और इसी ट्रिटी के तहत जो हमारा बर्मा था, बर्मा ने क्या किया, तो बर्मा सीडेड असम, एंड
अदर टेरिटरीज टू इंडिया। तो ये अपना असम को याद रखेंगे। ये फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर से अंग्रेजों के पास आ गया था। ट्रीटी ऑफ यांडबू बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रीटी ऑफ यांडबू 1826, गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरकपुर म्यूटनी, जब मैंने आपको बताया कि क्या चल रहा था, फर्स्ट एंग्लो बर्मिज वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मिज वॉर, तो कहीं ना कहीं जो हिंदुओं में एक प्रथा थी कि हम लोग पानी को क्रॉस नहीं करेंगे, वी विल नॉट क्रॉस द सी, और कहीं ना कहीं इसी के कारण क्या होता है, बैरकपुर के अंदर 47th नेटिव इन्फेंट्री क्या करती है, रिवोल्ट कर देती है। तो बैरकपुर रिवोल्ट 1824 में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। और ये भी क्या हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था। किस वॉर के दौरान हुआ था, एंग्लो बर्मिज वॉर के दौरान। और कौन सी यूनिट थी, तो 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट। ये छोटी सी बात थी। फॉल ऑफ भरतपुर, एक बार अंग्रेज 1805 में लॉर्ड लेक के समय भरतपुर गए थे मगर हार गए थे। फाइनली 1826 में भरतपुर के फोर्ट पर लॉर्ड कंबरसम करके एक, लेफ्टिनेंट कंबरसम करके एक अधिकारी थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो 1826 में आपको जो याद रखना है कि फॉल ऑफ भरतपुर किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फोर्ट पर पे 1805 में प्रयास किया गया था मगर अंग्रेज विफल रहे थे। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात याद रखेंगे आप। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शिमला, तो मैंने आपको पहले बताया था कि शिमला हमें कब मिला था, तो एंग्लो नेपाल वॉर से मिला था, ट्रीटी ऑफ सुगौली से। और कहीं जो आप देखते हैं कि समर कैपिटल, शिमला क्या बनता है, अंग्रेजों का समर कैपिटल बनता है। और ये समर कैपिटल ये कब से बना, तो ये डेट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट है, 1827 से ये समर कैपिटल बनता है। और कहीं ना कहीं इसके, कहीं नहीं कहीं क्या मतलब, बिल्कुल ही पूरी तरह से इसके पीछे कौन थे, लॉर्ड एमहर्स्ट है। ठीक है, इनके ही शासनकाल में शिमला जो समर कैपिटल था वो क्या बन गया, हमारा समर कैपिटल बनता है, अंग्रेजों का समर कैपिटल बनता है। और बीपीएससी कई बार स्टेटमेंट पूछती है, तो ये लॉर्ड एमहर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि द एम्पेरर ऑफ चाइना एंड आई गवर्न हाफ द ह्यूमन रेस एंड येट वी फाइंड टाइम टू ब्रेकफास्ट। किसी कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने दिया होगा, आपको ये ब्रेकफास्ट से याद रखना है। लॉर्ड एमहर्स्ट का क्या है, स्टेटमेंट है, चाइना कहते हैं कि चाइना और मैं मिलकर के आधे से ज्यादा ह्यूमन रेस को देखते हैं और फिर भी हमें इतना टाइम है कि हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो याद रखेंगे ये एमहर्स्ट का स्टेटमेंट है। कई बार ऐसे रैंडम स्टेटमेंट आते हैं, तो आपको ये बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन, एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन में याद रखेंगे इनके समय 2-3 कॉलेजेस का जिक्र है, जैसे 1823 में आगरा, ठीक है, 1824 में संस्कृत कॉलेज इन कैलकाटा। कई बार ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, संस्कृत कॉलेज कैलकाटा। और 1825 में याद रखेंगे दिल्ली कॉलेज, ठीक है, दिल्ली कॉलेज। तो ठीक है, ये अगर आ गया तो आपको ध्यान रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यानडबू की ट्रीटी और शिमला का समर कैपिटल बनना। अब मीटिंग विद अकबर टू, अकबर टू क्या थे, तो अकबर टू वो व्यक्ति है जिन्होंने क्या दिया था, राजा की उपाधि दी थी, राजा का टाइटल दिया था। किसे दिया था भैया, तो राम मोहन रॉय को दिया था, ये आपको पता होना चाहिए, राम मोहन रॉय को दिया था। अकबर टू के साथ जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि एमहर्स्ट वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जिन्होंने क्या किया, अकबर टू से मुलाकात किया। बहुत गौर से सुनिएगा, कंसेप्चुअल बात है। और ये जो मुलाकात किया ये इक्वेलिटी के टर्म्स पर किया। किस पर किया, इक्वेलिटी के टर्म्स पर किया। तो इससे क्या पता चला कि अब अंग्रेज क्या है, अपने आप को एक जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट भी था, जो सो कॉल्ड पेपर पे रिस्पेक्ट था, वो भी खत्म हो गया। और कहीं ना कहीं ये इशारा था कि अब हम आपसे बराबरी पे बात करेंगे और आने वाले समय में आप हमारे सबऑर्डिनेट बनेंगे, हम कागजी तौर पर भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन आया है किसी जगह पे कि कौन सा ऐसा पहला गवर्नर जनरल जो इक्वेलिटी के टर्म्स पर बात करता है, तो एमहर्स्ट था, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा चर्चा में ये नाम नहीं रहता है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो ये आ सकता है। ठीक है, इक्वेलिटी पे इसने बात किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ गवर्नर जनरल हुए, एमहर्स्ट और आपके जॉन एडम्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है, डलहौजी और बेंटिक। तो आज हम लोग बेंटिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले याद रखेंगे कि एमहर्स्ट थे। एमहर्स्ट के जाने के बाद अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन उसे बनाना होगा तो पूछेगा कि सीरीज में सजाए, तो विलियम बटरवर्थ बेली नाम के भी एक एक्टिंग गवर्नर जनरल रहे थे भारत में। तो बहुत डिफिकल्ट करना होगा तो पूछेगा, मुझे नहीं लगता है कि इतना डिफिकल्ट जाएगा। इनके बीच में कौन थे, इन्हीं के नाम के व्यक्ति थे, विलियम बटरवर्थ बेली। और उसके बाद आते हैं हमारे विलियम बेंटिक साहब। विलियम बेंटिक के काल का सबसे इंपॉर्टेंट बात,
एबोलिशन ऑफ सती, आपको ये याद रखना है एबोलिशन ऑफ सती 1829 में होता है और इसे कहा जाता है रेगुलेशन 17। क्या कहा जाता है? रेगुलेशन 17। ठीक है, आप याद रखेंगे। और एक अगर पूछे कि रेगुलेशन 5 क्या है, रेगुलेशन 5 क्या है, तो ये स्लेवरी से रिलेटेड है। ठीक है, ये स्लेवरी से रिलेटेड है। ये 1843 में दूसरे गवर्नर जनरल के शासनकाल में आएगा। 17 आप याद रख सकते हैं, 5 वर्ष में शादी नहीं होकर के कितने में हो रही है? 17 में। और 17 शादी से ही सती का कोई संबंध है, आप इस बात से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और आप याद रखेंगे 1829 में ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। ठीक है, मगर संपूर्ण भारत में अर्थात बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में कब हुआ था? तो 1830 में। ठीक है, बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में। लेकिन जनरल केस में पूछे, अगर ये स्पेसिफाई ना करे तो आप 1829 के साथ ही जाएंगे। इसके पीछे एफर्ट आप जानते हैं, राजा राममोहन। एफर्ट कौन थे? इसके पक्ष में कौन थे? इसके पक्ष में कौन थे? तो ये थे आपके राममोहन रॉय। इसके विरोध में कौन थे? इसके अपोज में कौन थे? ये भी आप याद रखेंगे, राधाकांत देव। राधाकांत देव। ठीक है, ये थे उनके अपोज में। इनका एक सभा था राधाकांत देव का, धर्म सभा। क्या था? धर्म सभा। और धर्म सभा के राधाकांत देव क्या थे? ये सती प्रथा के पक्ष में थे और इस एबोलिशन के विपक्ष में थे। ये बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या? सप्रेशन ऑफ ठगी। तो एक आपको पता है क्या, एक ठगी का एक बिजनेस चल रहा था, ठगी का एक गोरख धंधा चल रहा था, जिसके लीडर थे आपके ठग बेहराम। ठग बेहराम ने हजारों लोगों की हत्या की थी। आप इसके बारे में और डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख सकते हैं। तो ये सप्रेशन ऑफ ठगी बेंटिक के काल में हुआ, लेकिन किया किसने? कर्नल स्लीमैन ने। किसने किया? कर्नल स्लीमैन ने। तो गवर्नर जनरल तो आपके बेंटिक थे, मगर किया किसने? कर्नल स्लीमैन ने। 1830 की ये घटना, आप इसको ध्यान रखते हैं, कर्नल स्लीमैन को ठगी से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड पे इसने क्या किया? इसने कहीं ना कहीं क्या किया? इसने अबॉलिश करने का प्रयास किया, खास करके आपके राजपूताना और सेंट्रल इंडिया में। कहां पर? राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया। मतलब कहने का अर्थ है मेरा कि इसने फीमेल इन्फेंटिसाइड के क्षेत्र में भी काम किया। आपको स्टेटमेंट में है तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है? मकौले मिनट। मकौले मिनट क्या था? तो मकौले मिनट आपको मैंने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में समझाया है कि मकौले मिनट क्या था। तो मकौले मिनट आया कब था भाई? तो ये आया था आपके, मकौले मिनट आया कब था? तो ये आया था, एक मिनट रुकेंगे। ये आया था आपके 2 फरवरी 1835 को। मकौले कौन था? लॉर्ड मकौले। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया पिछले क्लासेस में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे शॉर्ट में रखूंगा। और इसमें क्या था? एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, और एजुकेशन में ये किस पक्ष में था? तो एंग्लिसिस्ट पक्ष में था। इसका पूरा डिबेट मैंने पिछले क्लासेस में बताया, जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा। एंग्लिसिस्ट के पक्ष में था और इसने कहा कि भैया आज से क्या होगा? इंग्लिश एजुकेशन भारत में लागू होगा। और इसी ने क्या दिया था? ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी एजुकेशन का है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस पूरे सीरीज को आप देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा आपका ज्ञानवर्धन होगा, बहुत से आपके फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों बातें क्लियर होंगी। ठीक है, फिर इंग्लिश है ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको याद रखना है, इंग्लिश जो है वो भारत मतलब अंग्रेजों ने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। जबकि आपको पता है दिल्ली सल्तनत हो, एक सेकंड रुकेंगे, दिल्ली सल्तनत हो या आपका मुगल हो, दोनों का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? पर्शियन था। लेकिन विलियम बेंटिक के काल से क्या हो गया? बेंटिक के काल से क्या हो गया? ये लैंग्वेज इंग्लिश हो गया। ठीक है, इंग्लिश हो गया। ये बात को आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिकल कॉलेज ऑफ कैलकाटा, सीधा याद रखना है, कई बार ऐसे रैंडम से सवाल आता है। तो कलकत्ता का ये क्या है? मेडिकल कॉलेज है। ये किसके समय बना था? विलियम। ये एकदम रैंडम तरह के जो सवाल आते हैं जिनके बारे में कुछ और छोर नहीं पता होता उसके लिए है। तो यहाँ पे क्या बना था? मेडिकल कॉलेज, बस ध्यान रखना है।
मेडिकल कॉलेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक दो बातें और होंगी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन, अब आपको याद रखना है चार्टर एक्ट, जो कि अभी मैं बताऊंगा आपको। चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1833, और याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसका है सेक्शन नंबर 87। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी शायद दिया हुआ है 87। इसके थ्रू विलियम बेंटिक ने क्या किया, ही अपॉइंटेड इंडियंस इन हायर गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, आईसीएस की बात नहीं हो रही है, लेकिन उच्च उच्च पद की बात हो रही है, हायर गवर्नमेंट सर्विसेज। किसको, इंडियंस को। किस एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट 1833 के सेक्शन नंबर 87। सेक्शन नंबर 87 क्या किया, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने लगा। आईसीएस की बात नहीं हो रही, उच्च पद की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी याद रखेंगे विलियम बेंटिक का पॉलिटिकल पॉलिसी मुख्यतः माना जाता है नॉन इंटरवेंशन ही, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, नॉन इंटरवेंशन। ठीक है, बेसिकली यही है, मगर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस को याद रखना है, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनेंगे। दो एक्सेप्शन यहाँ पे मुख्य है। एक है आपका मैसूर, जिसे इसने एनेक्स कर लिया ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 1831 में। और एक एनेक्स किया था इसने कुर्ग, ठीक है, 1834 में। ये दो एक्सेप्शन है, इसको इसने क्या किया था, इन दोनों को इसने एनेक्स कर लिया था, लेकिन जनरली इसके अलावा एनेक्स कर लिया था, लेकिन जनरली इसके अलावा इसका पॉलिसी क्या है, नॉन इंटरवेंशन का है। इसलिए ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैसूर को किसने एनेक्स किया 1831 में, तो बेंटिक ने। या किसने किया मैसूर को एनेक्स, तो डेट ना देगा, बेंटिक। कुर्ग का भी क्या लिखेंगे, बेंटिक। चलिए ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं आखिरी, चार्टर एक्ट 1833। इसने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और पहला व्यक्ति रहा आपका बेंटिक। कौन रहा, बेंटिक। जो 13 में जो कंपनी का मोनोपोली चाइना और चाय में रह गया था, एफ मोनोपोली ओवर टी एंड चाइना ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी क्या कर दिया गया, इसे भी अबॉलिश कर दिया गया। इसे भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। क्या बन गया ये, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये 3-4 बातों को आपको क्या रखना है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। और इसी में पहली बार क्या हुआ, वाइस गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसमें पहली बार क्या किया गया, लॉ मेंबर इंक्लूड किए गए, लॉ मेंबर। और यही लॉ मेंबर मकौले था, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, लॉ मेंबर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। अब यहाँ मैं आपको दो बातें बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्चुअली, और क्वेश्चन भी आते हैं, कि यही लॉ मेंबर, पहली बार लॉ मेंबर इंक्लूड किया गया चार्टर एक्ट 1833 से। और यही लॉ मेंबर फर्स्ट कौन था, तो लॉर्ड मकौले, जिसके बारे में बहुत डिटेल में, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनके बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया, तो आप बिल्कुल सीरीज को देखेंगे। और लॉर्ड मकौले, और फर्स्ट इंडियन कौन था गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर बनने वाला, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बहुत बाद में बनते हैं, ठीक है, 1905 1908-9 के आसपास बनते हैं, एसपी सिन्हा। तो ये आज का क्लास रहा। आपको ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे भी हम ऐसे वीडियोस बनाते रहें। ठीक है, तो ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।